छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। छत्तीसगढ़ की सियासत में घोटालों पर सियासी घालमेल शुरू हो गया है। चुनावी साल में इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला बीजेपी के गले की फांस बन गया है। बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए कांग्रेस सरकार की अपील का असर हुआ है। घोटाले की परत खोलने के लिए न्यायालय ने 2006 में हुए बैंक घोटाले में फिर से जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल 56 करोड़ रुपए के घोटाले में बैम के तत्कालीन मैनेजर उमेश सिन्हा ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें नार्को टैक्स में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, ब्रजमोहन अग्रवाल समेत बड़े नेताओं के नाम लिए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अब बीजेपी नेताओं को आरोपी बनाने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेताओं ने घोटाले में घूस ली है। उधर उप महाधिवक्ता ने साफ कर दिया है कि वैज्ञानिक जांच के आधार पर नार्को टैक्स में जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि बैंक घोटाले की जांच भाजपा सरकार ने कराई थी, इसलिए हम किसी भी जांच से डरने वाले नहीं हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि घोटालों के तार कहां तक जुड़े हैं। क्या ये सत्ता का वॉक ओवर करने का सियासी तिलिस्म है, जिसके जरिए बीजेपी का गेम ओवर करने की तैयारी है। तो आज राजनीति बदलापुर पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हम चाहते हैं वो 22,000 जो खाते धारक थे, जिन्होंने अपनी गाढ़ी पूंजी की कमाई प्रियदर्शनी बैंक में जमा किया था, जिनके साथ में लूट खसोट हुआ, और जब उसके मुख्य अभियुक्त उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट हुआ तो उसमें नार्को टेस्ट में डॉक्टर रमन सिंह को 1 करोड़ रुपए देने का, ब्रजमोहन अग्रवाल को 1 करोड़ रुपए देने का, राजेश मूरत को 1 करोड़ रुपए देने का, ब्रजमोहन अग्रवाल को 2 करोड़, राजेश मूरत को 1 करोड़, अमर अग्रवाल को 1 करोड़, तत्कालीन डीजीपी को 1 करोड़ देने के स्वीकारोक्ति नार्को टेस्ट में अभियुक्त उमेश सिन्हा ने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस नार्को सीडी को अदालत में प्रस्तुत ही नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने इस जांच को आगे कंटिन्यू करने की अनुमति दी है। हमें पूरा भरोसा है कि जो 22,000 खाते धारक हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनका गाढ़ी कमाई का पैसा वापस मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं चाहती। रसूखदार कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, यदि उसने गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के संचालक महोदय कौन है, जरा उनके नाम तो स्पष्ट कर दो। कांग्रेस पार्टी के पूरे पदाधिकारी इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के संचालक मंडल के सदस्य हैं, और अगर घोटाला हुआ, जांच कहा है तो स्वागत है जांच का। बिल्कुल जांच करना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी, इसमें संकोच नहीं। लेकिन कांग्रेसी ये भी तो बोल दे कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के डायरेक्टर, अध्यक्ष कौन कौन कांग्रेस के नेता हैं जिनका ट्रांजैक्शन वहां से चलता रहा है, जिन लोगों ने फर्जी लोन उठाया है, जरा उसके बारे में भी विचार कर ले। वह भी बोले कांग्रेसी मित्र। मैं जांच का स्वागत करता हूं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में ये पहली बार नहीं है जब घोटालों को लेकर सियासत हो रही है। इससे पहले भी कई ऐसे घोटाले हुए हैं बीजेपी सरकार के दौरान, जो कांग्रेस ने कई बार इस पर सवाल खड़े किए। तो वहीं कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में जो घोटाले हुए, बीजेपी लगातार उस पर आरोप लगाती रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 17 साल पुराना घोटाला है। छत्तीसगढ़ की सियासत में अभी घोटाला एक बार फिर कहीं ना कहीं भूचाल आएगा, क्योंकि अब चुनावी साल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहेगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब वाकई जांच नए सिरे से शुरू की जाएगी या फिर इससे से चुनावी लाभ लेकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ पूरे विषय पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस से, और बीजेपी से किरण बघेल जी, वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। अंशुल जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे है, 2019 में आपकी सरकार 2018 में बनी थी और सरकार बनते ही कुछ ही समय बाद जो रिपोर्ट है वो आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी आगे जांच नहीं की गई, क्यों? महोदया, ऐसा नहीं है कि आगे जांच नहीं की गई। सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो जांच का विषय है वह एक राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। कांग्रेस ने इसके ऊपर कभी राजनीति करने की बात ही नहीं करी और हम चाहते भी नहीं है।
हम तो सिर्फ उन व्यक्तियों को चाहते हैं, उन व्यक्तियों से प्रेम है जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ 22,000 लोग जो थे उन्होंने खाता अपना उस प्रियदर्शनी बैंक में खोला था। लेकिन वहां उस समय की तात्कालीन सरकार जो कि नार्को टैक्स में सामने आ चुका है कि ना कांग्रेस ने किसी ने कुछ ने कहा है, ना किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ कहा है। नार्को टैक्स की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उस रिपोर्ट में सीधा सीधा यह बताया गया है कि 1 करोड़ रुपए किसको दिए गए, 2 करोड़ रुपए किसको दिए गए, 3 करोड़ रुपए किसको दिए गए, सबके सामने समक्ष है। और हमने इसके ऊपर प्रतिक्रिया जाहिर इसलिए करी क्योंकि वो न्यायालय से जनता जनार्दन के सामने आया है। उसके पहले क्यों जाहिर नहीं कही? क्योंकि वह जो मामला हुआ करता था वो माननीय न्यायालय के समकक्ष था। माननीय न्यायालय से मैं समझता हूं कानून व्यवस्था में कोई बड़ा नहीं हो सकता, कोई दल विशेष बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हमें उस पर टिप्पणी करने का ना कोई नैतिक अधिकार था पहले और ना रहेगा जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती थी। जैसे ही न्यायिक प्रक्रिया लेकिन अंशु जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है, बाकी कामों में तो बड़ी तेजी से सरकार काम करती है, लेकिन इस मुद्दे पर इतना देर क्यों करती? क्योंकि चुनाव से पहले तो आप ही की सरकार दावा कर रही थी जैसे ही हमारी सरकार आएगी जांच कराई जाएगी, खुलासा किया जाएगा, वो नाम सामने लाए जाएंगे, जनता का हित देखा जाएगा, जनता का जो छलावा हुआ है उसके साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी। उसके बाद क्या हुआ? 4.5 साल बीत गए। मोहतरमा, यही तो करके दिखाया जो आपने कहा है, आपके श्रीमुख पर आया है। हमने क्या नहीं किया है? हमने जब प्रियदर्शनी की बात करी थी तो हमने वो कर तो दिखाया है। हमने ही तो उसमें रिपोर्ट सबमिट करी है, हमने ही तो PIL दर्ज करी थी, हमने ही तो गए थे न्यायालय के समक्ष कि भैया आप इसका जांच करिए, इसमें इतना इस चीज का हम आरोप लगाते हैं, 50 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसका हम आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने वाला कौन था? हम ही लोग तो थे। उसका जब रिजल्ट 2019 में निकल कर आया तो स्वागत किसने किया? हमने और 22,000 खाता धारकों ने उस बात का स्वागत किया। हम ही तो स्वागत कर रहे हैं इसमें। लेकिन अंशु जी, क्या स्वागत करना काफी था? नहीं तो और क्या कर सकते हैं जब माननीय न्यायालय में कह रही है कि आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें जांच कराने में, चुनावी साल इसलिए लाभ लेना चाहती है आपकी पार्टी बस। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तो PIL कैसे दायर हो जाती? हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हाँ हमारा कोई राजनीतिक इंटरेस्ट ना था, ना है और ना रहेगा, क्योंकि हम यह समझते हैं कि जनता की जो मोटी और गाढ़ी कमाई है उसका सम्मान उस जनता को मिलना चाहिए। जिस प्रकार से वो सामने आया है, नार्को टैक्स कैसे हुआ? फिर अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं था तो नार्को टैक्स कैसे हो गया? अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं था तो वो माननीय न्यायालय में मामला कैसे गया? हमारा इंटरेस्ट था, लेकिन हमारा इंटरेस्ट राजनीतिक नहीं है। हमारा यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि हमारे पास राजनीतिक विषय बहुत सारे हैं। जनता जनार्दन के जो सही काम हो रहे हैं वो हमारे राजनीतिक विषय हैं। हम बीजेपी थोड़ी ना है मैडम की घोटाले का आरोप लगाते जाएंगे, उसके बाद शाम को जाके अपने अपने घर पे सो जाएंगे। हम तो सक्षमता से काम करने वाले लोग हैं, जो हम काम लेते हैं उसे पूर्ण कर दिखाते हैं। जीता जागता उदाहरण मोहतरमा, जनता के सामने एक बड़ी मिसाल पेश हुई है, आज उनको आस जगी है। और मुख्य अधिवक्ता जी ने तो यह कहा है जिन के नाम आए हैं, ये कांग्रेस ने नहीं कहा है, जिन के नाम आए हैं उनके लिए कोर्ट की पैरवी करनी ही पड़ेगी, कोर्ट उन्हें पहुंचना पड़ेगा। तो ये कानून व्यवस्था के लिए साधुवाद देने की बात है। हम तो इस बात का समर्थन करते हैं एक राजनीतिक दल होने के नाते। किरण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया गया है उसमें पूर्व CM सहित कई दिग्गज बीजेपी के नेताओं का नाम शामिल है। अमृता जी, आप खुद देख सकती हैं कि चूंकि ये चुनावी वर्ष है और इतने दिन चुप रहने वाली कांग्रेस, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, छत्तीसगढ़ महतारी को भ्रष्टाचार के गर्त में धकेल चुकी है। अब इनके पास जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, ना ही कोई विकास के कार्य है। तो अब ये जनता को भ्रम में डालना चाहती है और कहीं ना कहीं इनके द्वारा किए गए शराब घोटाले, गौठान घोटाले, चावल घोटाले, इन सब से जनता का सीधे ध्यान भटकाने के लिए। किरण जी, 2006 से 2017 तक अगर हम बात करें तब तो आपकी सरकार थी। जी बिल्कुल अमृता जी, फ्रॉम द टॉप में आपको बताना चाहूंगी कि कोऑपरेटिव बैंक एक्ट के तहत जब मध्य प्रदेश में तत्कालीन दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस एक्ट के तहत इस बैंक का गठन होता है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक, शेयर होल्डर्स भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और उनकी पत्नियां होती है। इसका पूरा संचालन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जाता है। इसमें बड़े बड़े लोन लिए जाते हैं। उन नेताओं को आप देख सकते हैं, 5-5 माले की बिल्डिंग इनके पास है और ना जाने कितनी संपत्तियां इन नेताओं के पास है, जो कि बैंक का संचालन और इस बैंक से सीधे तौर पे जुड़े हुए थे। ये तो हमारी सरकार है। 2000 से लेकर 1 के बीच इसका गठन हुआ। 2003 तक जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, तब ये आधा से ज्यादा ये बैंक डूब चुका था। और ये थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट
जो रमन सिंह जी की गवर्नमेंट आई और इन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया। और जो अंशुल जी कह रहे थे कि जांच का विषय इन्होंने उठाया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जांच शुरू हुई हमारे कार्यकाल में और उमेश सिन्हा की गिरफ्तारी भी हमारे कार्यकाल में हुई। और रही बात ये जो एविडेंस की बात कर रहे हैं, तो अंशुल भाई को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि निठारी कांड हुआ था जिसमें नार्को टेस्ट किया गया था और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उनके तमाम बड़े नेताओं के ऊपर भी नार्को टेस्ट में नाम लिया गया था। क्या उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई? सरकार सॉरी ये जो न्यायालय होती है क्या बोल रही है? कोई एविडेंस नहीं मानती, जो अरे सर, साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं मानती। तो अंशुल जी को तो देवी जी शर्म, आप क्या बोल रही हैं? सरकार इनकी थी, बैंक का संचालन इनके नेताओं के द्वारा हुआ, गबन इनके नेताओं के द्वारा हुआ। अब दोष आरोपण बढ़ रहे हैं भाजपा के ऊपर। अंशुल जी, साफ तौर पर करण जी का यही कहना है कि कांग्रेस की तो नियत में खोट था। अपने ये इनको शांत, ये कवर अप अरे कर रही देवी जी मुझसे प्रश्न किया गया है, जी देवी जी अंशुल मुझसे जी। प्रश्न किया गया है जी, मुझसे यह प्रश्न किया गया है। तो मोहतरमा जी ने कहा कि जो उमेश सिन्हा है हो सकता है हमारी पार्टी के नेता हों, जो उनके संचालक हुआ करते थे, जिनका नार्को टेस्ट हुआ है, जिन्होंने नाम लिया है रमन सिंह जी को, तो नार्को टेस्ट में भी उनको राजनीति याद आ रही होगी मोहतरमा के हिसाब से। तभी तो रमन सिंह को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही, तभी तो ब्रजमोहन अग्रवाल को 2 करोड़ रुपए देने की बात कही, तभी तो राजेश मूणत को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही। उस जमाने में तो ये 3 प्रमुख बिंदुओं के जो हमने नाम लिए हैं वो तो कांग्रेस में रहा करे होंगे, है ना? यही तो कहानी है ना देवी जी। सच्चाई जब सामने आ जाती है तब आप एकदम पाक साफ स्वच्छ तरीके से जनता के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन सच्चाई ये जानना चाहेंगे आपसे अंशुल जी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 4.5 साल बाद ठीक चुनाव से पहले ही जांच के आदेश दिए गए हैं? वही तो मैं कह रहा हूं देवी जी कि जांच के आदेश अभी नहीं दिए गए हैं। जब से हम आए थे तब से पीआईएल दायर हुई है। इनको ज्ञान में अर्ध ज्ञान की कमी है। वो कहते हैं ना कि संपूर्ण झूठ से ज्यादा आधा ज्ञान जो होता है वो बड़ा घातक होता है। हमने उसके लिए काम किया था। उसके बाद ये हुआ कि जब माननीय न्यायालय में कोई भी मामला लंबित हो जाए, दावे तो बड़े बड़े किए गए थे चुनाव से ये पहले। माननीय मोहतरमा यही तो माननीय न्यायालय के अंडर में केस था। तो हम क्या करते, माननीय न्यायालय से छीन के और आपके सामने रख देते, तो ये कहती कि नहीं नहीं आपने माननीय न्यायालय का अवहेलना करिए। मतलब यहाँ पर भी नहीं जा सकते और वहां पर भी नहीं जा सकते। हमने तो भरोसा किया, हमने तो माननीय न्यायालय पर भरोसा किया और माननीय न्यायालय ने किया। और चुनावी साल में इस तरह का वीडियो जारी होता है। 4.5 साल पहले वादा किया जाता है कांग्रेस की ओर से कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी शराबबंदी की जाएगी, झीरम घाटी कांड का जो सच है वो सामने लाया जाएगा, प्रियदर्शनी घोटाले की जो जांच है वो बढ़ाई जाएगी, जनता को न्याय मिलेगा। अब क्या हुआ? जनता की याददाश्त अमृता बहुत कमजोर होती है। ये सब चीजें चुनाव के वक्त लाई जाती है और उसी का राजनीतिक फायदा किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा उठाया जाता है। ये सार्वभौमिक सत्य है। रहा इस बात इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक की बात, तो ये मामला थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जिस संस्था ने इनकी नार्को टेस्ट किया उसने रिपोर्ट ही नहीं दी ऑफिशियली। मैं आपको बता दूं आपके टीवी चैनल पे कि जब रिपोर्ट ही ऑफिशियली नहीं दी तो किस चीज को लेके कांग्रेस जाएगी कोर्ट में? आप बताइए कि इनकी जांच हमको जरूरी है। उसकी रिपोर्ट अभी आई है मई माह में। बेंगलोर की वो कंपनी है। बेंगलोर में क्या राजनीतिक चेंजेस आए हैं आप, मैं, किरण मैडम सब जानते हैं कि बेंगलोर में क्या हुआ है अभी और कैसे फेवर में ली गई या नहीं ली गई है। रिपोर्ट की सीडी तो पहले आ गई थी, जिसको भूपेश बघेल जी ने प्रेस वार्ता के दौरान 2013 में दिखाया था। लेकिन उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट इतने साल कौन दबा के रखा? 11 साल से ऑफिशियली रिपोर्ट क्यों नहीं आ पाई? शोध का विषय और चर्चा और संवाद का विषय तो वो होना चाहिए कि किनके नाम थे, किनकी सरकार थी यहाँ भी, किनकी सरकार थी वहां भी, कौन इसको दबा के रखा, शोध का विषय ये होना चाहिए। अभी मई माह में उस ऑफिशियली रिपोर्ट आई है जिसकी सीडी आप और हम देख रहे हैं। वो 2013 में आ गई थी। भूपेश बघेल जी ने प्रेस वार्ता लेके बताया था, लेकिन वो ऑफिशियली सीडी जारी नहीं की थी और ऑफिशियली रिपोर्ट भी नहीं आई थी। इसके कारण 2019 से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। अभी मई माह में वो आई है। मई माह में इन्होंने कोर्ट में लगाया तो उसका जो परिणाम आपके सामने मेरे सामने है, हकीकत वो है। उस पे आप बहुत हद तक बात सच है कि वो कांग्रेसी, उसके जो प्रमोटर हैं वो सभी कांग्रेसियों की पत्नियां हैं। जो उमेश सिन्हा है वो एक भूतपूर्व भाजपाई के अंडर में काम करते उनके मुलाजिम रह चुके हैं।
तमाम वो बातें हैं, लेकिन ये बातें कि ये कांग्रेसी की हैं तो गलत करने का अधिकार है, भाजपा वाले केवल पैसे लेके काम करेंगे, ये बातें सब असत्य हैं। देखिए, जो उमेश सिन्हा की नार्को टेस्ट की जो ऑफिशियल अब रिपोर्ट आई है उस पर जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। शिकंजा नो डाउट की भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, पूरी की पूरी राजनीति की जाएगी, चुनाव का वक्त है, भरपूर फायदा उठाया जाएगा। वो ईडी के माध्यम से इन पे दबाव बना रहे हैं, इनके नेताओं पे, इनकी पार्टी पे, इनके अधिकारियों पे, तो ये अपनी एजेंसी के द्वारा दबाव बनाएंगे। देखिए, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले अभी जो ईओडब्ल्यू में और एंटी करप्शन ब्यूरो में जो भरपूर बम्पर भर्ती हुई है, उससे सीधा सीधा समझ जाना चाहिए अमृता की कुछ बड़ा होने वाला है। तभी ऐसी भर्तियां होती है, चाहे वो ईडी में हो, चाहे सीबीआई में हो, चाहे ईओडब्ल्यू में हो, चाहे एसीबी में हो। तो समझ जाइए कि 2017 में भी ईडी में इसी तरीके से 1000 भर्ती हुई थी, वही सीबीआई की बहुत सारी भर्ती जो मांग थी वो खाली रह गई। तो ये बातें अलग है, आप समझे इस चीज को। लेकिन कुल मिला के ये राजनीतिक फायदे और नुकसान इसमें तय किए जाएंगे, राजनीतिक लाभ लिया जाएगा, राजनीतिक नुकसान भी तय किए जाएंगे, बड़े चेहरे आएंगे और उसका भरपूर फायदा 2023 के चुनाव में उठाया जाए। चलिए अंशुल जी, उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरी बात सुनी होगी जो शर्मा जी ने जो कहा है। और ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगी, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है जो वीडियो जारी किया गया था भूपेश बघेल जी की ओर से ट्विटर हैंडल से, उनका कहना है कि उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, सच्चाई सामने अभी भी नहीं आई है। हाँ, भूपेश बघेल जी का जो कहना है बिल्कुल उचित कहना है। और अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने यह बताया कि कर्नाटक की जो एजेंसी हुई करती थी उसमें पिछले 10 साल से यह मामला लंबित था। तो मोहतरमा से मैं बीजेपी की प्रवक्ता महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि देवी जी उस समय किस येदियुरप्पा जी की सरकार थी, येदियुरप्पा जी किस पार्टी के नेता हुआ करते थे? अगर आपको ये लगता था कि जनता जनार्दन के साथ गलत हुआ है, इसमें कोई बीजेपी का नेता शामिल नहीं है, सारे बीजेपी के नेता पाक साफ स्वच्छ एवं सुदृढ़ हैं, तो उनके पास आपको पहुंच जाना था। सारे बीजेपी के नेताओं को मोहतरमा देवी जी आपको भी साथ में वहां पर पहुंच जाना था, उनसे निवेदन कर लेना था कि भैया 10 साल से ये मामला पेंडिंग है, लंबित है, इसको तुरंत तो कार्रवाई कर दो, तुरंत उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट ला दो। तो ये जो कहानी है इसमें जनता जनार्दन सब समझ रही है कि पिछले 10 साल से बीजेपी के गढ़ में वह जो एजेंसी थी उसको दबाकर क्यों रखा जा रहा था, और जैसे बीजेपी का गढ़ वहां पर ध्वस्त होता है, जब निष्पक्षता की सरकार बनती है तो वहां पर कैसे निकल कर आता है। आदरणीय कोर्ट ने, आदरणीय न्यायालय ने भी इसमें संज्ञान लेते हुए कहा है कि 10 साल से यह मामला लंबित क्यों था। पूर्ववर्ती सरकारों से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। ये मेरा वर्डिक्ट नहीं है, कोर्ट का वर्डिक्ट है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि बीजेपी के जो बड़े नेता जिनको सिन्हा ने नाम लिया है, 1 करोड़ 2 करोड़ का सीधा सीधा आरोप लगाया है, इस पर भी विचाराधीन है, इस पर भी विचार होना चाहिए। वैज्ञानिक एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है कानून सम्मत कार्य करने हेतु। ये मोहतरमा को शायद ज्ञान है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता को मैं बता देना चाहता हूं, वैज्ञानिक कारण एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है किसी भी कानून सम्मत हेतु मोहतरमा। लेकिन अंशुल जी, पूर्व सीएम का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा झूठ तो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कोई जांच का आदेश ही नहीं आया है न्यायालय की ओर से। न्यायालय की ओर से अगर आदेश नहीं आया होता तो नार्को टैक्स की सीटी जो है वो ऑफिशियली, मतलब वो बीजेपी के अगर सही मान लें तो कांग्रेसी सारे नेता गलत बोल रहे हैं, प्रियदर्शनी के जो 22,000 जो उपभोक्ता था वो गलत बोल रहे हैं, और जो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जी जो निष्पक्षता की बात कर रहे हैं वह भी गलत बोल रहे हैं। आप समझ जाइए ना कि रमन सिंह जी की हालत क्या हो चुकी है। और रमन सिंह जी की बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा मोहतरमा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके तात्कालिक गुरु, जिनको वह गुरु मानते थे आसाराम बापू जी को, उनको उम्र कैद की सजा हुई है। जिस व्यक्ति विशेष के गुरु जो कहते थे उस गुरु को उम्र कैद की सजा हो जाती है। उसकी बीजेपी तो ये भी कह रही है, अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी डर था जनता कहीं उनकी बातों में ना आ जाए, इसलिए गुमराह करने के लिए वीडियो पोस्ट कर दिया कि उनके दौरे से पहले ही। अमित शाह जी का आना कांग्रेस के लिए एक प्रकार से शास्त्र सम्मत शुभ होता है। अमित शाह जी पिछली बार भी आए थे, उन्होंने 17+ का नारा दिया था, हमारे साथ 17+ हो गई थी। मैं तो यह कहता हूं कि बार बार अमित शाह जी यहाँ पर आए और 17+ और 80+ का नारा दे दें, जो 10-12 उनके जो विधायक बचे हुए वो भी खत्म हो जाए और 2-5 का जो उनका आंकड़ा बता हुआ है वो बना रहे। तो अमित शाह का आना हमारे लिए बहुत धनात्मक बात होती है। कम से कम अमित शाह जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ आते हैं तो वह अपना मुंह जनता जनार्दन के सामने तो नहीं दिखा पाते। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 100वां दिन लेकर आए होंगे कि भैया आज वो 100वां दिन आ गया, जो आपको 1100 रुपए का सिलेंडर मिलता है अब वो हम शून्य कर देंगे। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि मणिपुर के बारे में एक शब्द तो बोल देंगे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन मणिपुर वहां पर जल रहा था,
और अमित शाह जी यहाँ पर रैलियां कर रहे थे, तो अमित शाह का आना जनता जनार्दन को यह प्रदर्शित करता है कि जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपको करना चाहिए। जो मुद्दे उस पर बात करिए ना अंशुल जी। मोहतरमा, कोई मुद्दे लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के नहीं होते, ये मेरे भावना के मुद्दे हैं। जितना अभिन्न अंग छत्तीसगढ़ मेरे भारत का है, उतना ही अभिन्न अंग मेरा मणिपुर मेरे भारत का है। किरण जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ के एक एक आदमी को दर्द हो रहा है मोहतरमा, वो बात अलग है कि बीजेपी के नेताओं को, किसी को, किरण जी को दर्द नहीं हो रहा, हमें तो दर्द खामोश नजर आ रही हैं। घोटाला किया है तो खामोश नजर आएंगी। जिस वजह से कह रहे थे कि ये भारत देश की बात है, अंशुल जी आपको याद दिलाना चाहूंगी, लखीमपुर में जब किसान की मृत्यु होती तो आपके मुख्यमंत्री आपके तोप के मुख्यमंत्री नहीं होते मोहतरमा, सबके मुख्यमंत्री होते हैं। किरण जी इतना तो जाना करिए। प्रदर्शन के द्वारा में बैठ रही है, उसे मात्र 4 लाख देने की घोषणा की जाती है। बिरनपुर में अगर मणिपुर आज जल रहा है, आप 4 लाख की बात करें, मणिपुर के बारे में आपका क्या संज्ञान है? उनके द्वारा पर जो लोगों की शहादत हुई है उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप कर रही है क्या? तो पूरे देश की बात करेंगे। अमित शाह जी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करके गए क्या कल? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बता दीजिए मुझे। बड़ी घटना लगती है इनकी नेत्री को, और वही इनके शिव टहरिया मंत्री को छत्तीसगढ़ के बलात्कार के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं ये छोटी घटना है। तो हाँ, अगर छत्तीसगढ़ में कोई घटना होती तो अंशुल जी की, उनके पार्टी के लिए छोटी हो जाती है। वही घटना अगर केंद्र में होती है तो बड़ी और छोटी घटना कुछ नहीं होती मोहतरमा, घटना होती है। मैं कहता हूँ मणिपुर आपका भी है, उतना ही मेरा है, वो जल रहा है, उसके लिए आपका क्या विचार है? आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी है, जवाब देंगी क्या आप? की बात कही थी आपकी सरकार ने, चिट फंड के पैसे वापस ले आते, जनता की पैसे गाड़ी कमाई की इतनी, क्या बात कर रहे की गाड़ी कमाई की इतनी। इनसे जो पूछा जा रहा है वो जवाब ही नहीं दे रहे। नकली शराब, नकली होलोग्राम, नकली बोतलें। कल देखा था हमने किस तरह से अमित शाह ने ये कहा था कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान 12,000 करोड़ का घोटाला किया था। कई गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त तो किसी भी कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं आया, किसी ने भी सफाई पेश नहीं की। हाँ, लेकिन सवाल जरूर पहले पूछती थी उनके आने से पहले। नहीं, हम उनसे बिल्कुल प्रश्न पूछते हैं, और उन्होंने जो आरोप लगाया है तो वो तो आज देश के सर्वोच्च जिम्मेदार पदों में से एक पर बैठे हैं ना देवी जी। और जब वो आरोप लगा रहे हैं तो हम तो छाती चौड़ी कर यह कह रहे हैं कि सर आपके पास ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, आपने सब तो यहाँ पर बिठा दिया, उनके बच्चों के एडमिशन तक यहाँ पर हो गए, लेकिन आप कुछ बता तो दीजिए, साक्ष्य तो बता दीजिए। आप पीएससी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं, एक साक्ष्य दे दीजिए। हम यह कहते हैं जिस प्रकार से ये जो घोटाला हुआ उसका साक्ष्य अमित सिन्हा करके व्यक्ति विशेष है, ऐसा एक साक्ष्य तो दे दीजिए। अगर मान लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता को यह लगता है कि बीजेपी पार्टी बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब, उन्होंने मन में बिठा लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा इनके हिसाब से कि बीजेपी इनके हिसाब से खराब है तो बीजेपी पूरी खराब हो जाएगी। जांच के बाद फैसला हो पाएगा, जनता का जो हक छिना है क्या उन्हें हक मिल पाएगा? 100% हम लोग अगले 5 साल में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो अगले 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की, यह मैं बार-बार आपसे स्पष्ट कर रहा हूं, ये कांग्रेस के लिए किसी भी राजनीतिक विषय नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय पे कांग्रेस को पूरा भरोसा है। वो तो पिछले 4.5 साल में देख ही लिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर घोटालों को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। चुनावी साल है और ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है फिर शुरू है, और ऐसे में इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले को लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी पर कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम लिया गया है और इसके बाद रमन सिंह ने भी इसे लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह का जो भ्रम है वो कांग्रेस की ओर से फैलाया जा रहा है। सीएम बघेल झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए कांग्रेस सरकार की अपील का असर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। घोटाले की परत खोलने के लिए न्यायालय ने 2006 में बैंक घोटाले में फिर से जांच के आदेश दिए। तो 2013 की अगर बात की जाए, 2013 में भूपेश बघेल कहा करते थे कि जल्द ही इससे पेश किया जाएगा, उनकी सरकार बनेगी तो जनता के सामने सच लाया जाएगा। लेकिन जो तमाम वादे थे वो कहीं ना कहीं अब 4.5 साल बाद खोखले साबित हो रहे हो। लेकिन ये मुद्दा एक बार फिर उठाया गया चुनावी साल में। लेकिन देखना ये होगा कि अब इस पर जांच आगे बढ़ेगी या फिर चुनावों के बाद एक बार फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा हमेशा की तरह। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।